पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रिय कहानियां कल्पना हैं या हकीकत? शिलालेखों और इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर क्या कुछ दर्ज है और पृथ्वीराज चौहान के कुछ किस्सों को कवि की कल्पना और हकीकत कहने वालों के क्या तर्क हैं? आइए आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं। संभवतः आपने पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां पढ़ी या देखी होंगी वो पृथ्वीराज रासो से निकली हैं। पृथ्वीराज रासो एक बड़ी कविता है जिसे आदिकाल यानी साल 1000 से 1400 के दौर की रचना माना जाता है। ये एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई है। इस कविता के लेखक चंद बरदाई बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंगपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंगपाल ने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आए। गुस्साए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई करके संयोगिता को दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का ध्यान संयोगिता पर ज्यादा रहा। इस बीच मोहम्मद गोरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज ने हराया और गोरी को छोड़ दिया। गोरी ने फिर हमला किया और पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले गए। पीछे से कवि चंद बरदाई भी पहुंच गए। चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाकर पहले गोरी को मारा और फिर एक दूजे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में भी शामिल है और बड़े तबके के लिए हकीकत भी है। पर हिंदी के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसे सच नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और बड़े विद्वान थे, जिनका जन्म 1884 और मौत 1941 में हुई थी। अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने पर संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से ये शक और मजबूत होता है। आचार्य शुक्ल की ऊपर लिखी बात को एक ऐतिहासिक तथ्य से समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 था। ऐसे में चंद बरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासो में लगभग 140 साल बाद के शासक तैमूर का जिक्र करना कैसे संभव है? इसी किताब में मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से दूर बताया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता। इस पृथ्वीराज विजय की घटनाएं इतिहास के हिसाब से सटीक लगती हैं। इसमें पृथ्वीराज की मां का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिनका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। हांसी हरियाणा के हिसार में पड़ता है। ये जगह पृथ्वीराज चौहान के किले की वजह से भी मशहूर है। यहाँ से मिले शिलालेख या दानपत्र और प्राचीन सिक्के भी पृथ्वीराज रासो में लिखे साल से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए चंद ने पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी का युद्ध संवत 1115 यानी साल 1080 में लिखा, जबकि शिलालेख और फारसी इतिहास के मुताबिक गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध साल 1191 में हुआ था। भारतीय इतिहास की किताबों में भी यही साल मिलता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज रासो को सही ठहराने के पक्ष में जानकारों ने राय ना दी हो, पर यहाँ पहले यह समझना जरूरी है कि शक संवत, विक्रम संवत और इंग्लिश कैलेंडर में क्या फर्क है। शक संवत इंग्लिश कैलेंडर से 78 साल पीछे और विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बाबू श्याम सुंदरदास और डॉक्टर दशरथ शर्मा हिंदी के बड़े जानकार माने गए। ये लोग पृथ्वीराज रासो को सही मानने के पक्ष में रहे। पंड्या के मुताबिक पृथ्वीराज रासो में संवत का फर्क 90-91 साल के अंतर के नियम से पड़ता है और ये अंतर भूल नहीं बल्कि जानबूझकर रखा गया है। इसके पक्ष में पंड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक दोहे का जिक्र किया, एकादश से पंचदह विक्रम साक अनंत, जिसमें साक अनंत का अर्थ बताया गया शून्य और नंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। लेकिन आचार्य शुक्ल समेत कई विद्वानों ने यह सवाल उठाया कि ऐसे कैसे 90 साल घटा दिए गए। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा,
नंदवंशी शूद्र थे, इसलिए उनके शासनकाल को राजपूतों ने निकाल दिया। पंड्या के ऐसे तर्क सिर्फ कल्पना ही हैं, क्योंकि आज तक कहीं से भी किसी प्रचलित विक्रम संवत से कुछ साल निकालने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पृथ्वीराज रासो अगर किसी समसामयिक कवि ने रचा होता तो कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते, तो कुछ घटनाएं तो ठीक होती। डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में छपी किताब हिंदी साहित्य में भी इस बारे में और जानकारी मिलती है। किताब में लिखा है, पृथ्वीराज रासो को जाली मानने वालों का एक तर्क ये भी था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पर इसे ये कहकर रासो समर्थकों ने खारिज किया कि कवि चंद लाहौर का रहने वाला था और ये इलाका मुसलमानों के प्रभाव में आ गया था, इसलिए भाषा में अरबी फारसी आना लाजमी है। इन सब के बावजूद अगर सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखें तो ज्यादातर जानकारों ने कहा कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं इतिहास से नहीं मिलती हैं। पृथ्वीराज रासो का जन्म बहस में कब आया? संभव है आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि फिर ये इतना बड़ा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा और कब लिखा। गौरीशंकर ओझा के मुताबिक पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत यानी साल 1543 में लिखा गया, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 351 साल बाद। आचार्य शुक्ल ने लिखा, ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज के बेटों गोविंदराज या हरिराज के किसी वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा होगा, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता को लेकर कुछ लिखा हो। इन्हीं सबको उसी दौर का मानकर रासो के नाम से ये इमारत खड़ी की गई हो। भाषा के स्तर पर भी पृथ्वीराज रासो को जानकारों ने खरा नहीं माना। कहा गया कि कहीं कहीं इसकी भाषा आधुनिक लगती है तो कहीं प्राचीन। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये 12वीं सदी का ग्रंथ लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य और जाने माने हिंदी भाषा के एक जानकार विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं। अपनी किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, पृथ्वीराज का रचनाकाल और इसका मूल स्वरूप सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इसलिए जब डॉक्टर बुलर को पता चला कि रासो की तारीख, व्यक्तियों के नाम और घटनाएं इतिहास से मिलती नहीं है, तो उन्होंने इसको प्रकाशित न करने की सिफारिश की। डॉक्टर बुलर वही शख्स थे जिन्हें 1875 में कश्मीर से जयानक भट्ट की संस्कृत में लिखी पृथ्वीराज विजय मिली। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी मिलती है वो इतिहास और तारीखों के हिसाब से हकीकत से ज्यादा करीब लगती है। पृथ्वीराज रासो को फैलाने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और इतिहासकार जेम्स टोड को भी जाता है। जेम्स टोड राजस्थान में तैनात होने वाले शुरुआती ब्रिटिश अधिकारियों में से एक थे। साल 1829 की अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो की कहानी को शामिल किया। साथ ही कई बार पृथ्वीराज चौहान के लिए अंतिम हिंदू शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संभव है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है तो पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है। अब हम आगे की कहानी में इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र माने जाते हैं। सतीश चंद्र ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में पृथ्वीराज चौहान पर लिखा था। इस किताब के अध्याय 5 में सतीश चंद्र ने बताया, गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम सालों में नदौल में राजधानी बसाई। इस वंश के शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और अजय मेरू यानी अजमेर को बसाया। विग्रहराज ने दिल्लिका यानी दिल्ली को 1151 में तोमरों से छीना। चौहान राजाओं में सबसे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय थे, जो साल 1177 के आसपास गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज ने तत्काल प्रसार की नीति अपनाई और कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर जीत हासिल की। गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुआ, इसलिए गंगा घाटी की ओर मुड़ गया। सतीश चंद्र ने किताब में लिखा, पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ अभियान चलाया। यही वो संघर्ष था जिसमें आल्हा और ऊदल नाम के मशहूर योद्धा मारे गए। हालांकि प्रचलित कहानियों और महोबा में आज भी सुनाए जाते आल्हा खंड में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में ऊदल मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी और उन्हें हराकर गुरु के कहने पर जीवन दान भी दिया। किताब के मुताबिक कन्नौज के जयचंद्र ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के प्रयासों का गढ़वालों ने भी मुकाबला किया था। यही दुश्मनी थी जिसके कारण पंजाब से गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं का आपस में मेल असंभव हो पाया। ये वही जयचंद्र थे जिनको लेकर पृथ्वीराज रासो में कई वजहों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बताई गई थी।
अफगानिस्तान के काबुल से करीब 400 किलोमीटर दूर एक प्रांत है गौर। यही वो जगह है जिसके नाम पर शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम का नाम मोहम्मद गोरी भी कहलाया और पूरा भारत आज भी उन्हें इसी नाम से जानता है। साल 1173 में गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गोरी बैठे। 1178 में गोरी ने रेगिस्तान के रास्ते गुजरात में घुसने की कोशिश की, लेकिन शिकस्त मिली। गोरी ने तैयारी के साथ लौटकर 1190 तक लाहौर, पेशावर और सियालकोट को जीता। इधर चौहान राजाओं की ताकत बढ़ चुकी थी। वो कई आक्रमणकारी तुर्कों को मारकर या हराकर खदेड़ चुके थे। उधर वक्त दो विस्तार पसंद राजाओं का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन में लड़ाई हुई। ये लड़ाई तबर हिंद पर दोनों के दावों के चलते हुई। पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गोरी की सेना तबाह हो गई। मोहम्मद गोरी की जान भी एक युवा खिलजी सवार ने बचाई। पृथ्वीराज चौहान तबर हिंद की ओर बढ़े। 12 महीने की घेरेबंदी के बाद तबर हिंद पर जीत दर्ज की। पृथ्वीराज ने पंजाब से मोहम्मद गोरी की सेना को खदेड़ने की कोशिश नहीं की। इधर मोहम्मद गोरी दूसरी जंग की तैयारी में जुट चुका था। 1192 की ये लड़ाई भारत का इतिहास बदलने वाली थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। एक भारी घुड़सवार सेना थी और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा, पृथ्वीराज की पिछली विजय का सिपह सालार स्कंद कहीं और युद्धरत था। जैसे ही पृथ्वीराज को गोरी के खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद की, सिवाय कन्नौज के राजा जयचंद के। किताब में ये लिखा है कि जयचंद के इस मौके पर मदद न करने की वजह संयोगिता से शादी करने जैसी कहानियां नहीं थी, बल्कि पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे में जयचंद का किनारा करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सतीश चंद्र के मुताबिक पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की संख्या ज्यादा थी और 300 हाथी थे। भारतीय सेना संख्या में ज्यादा थी, पर नेतृत्व मोहम्मद गोरी की सेना का ज्यादा बेहतर था। युद्ध में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। मध्यकालीन भारत किताब में लिखा है, युद्ध से पृथ्वीराज बच निकले, लेकिन सिरसा के पास पकड़े गए। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा जमा लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। इस बात की गवाही देते उस काल के वो सिक्के भी हैं जिन पर एक ओर तारीख है और पृथ्वीराज देव लिखा है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत के पेज 68 पर लिखा है, कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उसका बेटा गद्दी पर बैठा। कुछ वक्त बाद पृथ्वीराज के बेटे रणथंभौर चले गए और नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली और इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सरदारों के हवाले दिल्ली देकर गजनी लौट गया। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिनके नाम पर दिल्ली की कुतुब मीनार है। 1194 में भारत फिर लौटे गोरी की लड़ाई जयचंद से हुई और लगभग लड़ाई जीत चुके जयचंद की एक तीर लगने से मौत हो गई। इतिहास की किताब में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान 1206 में खोखरी के खिलाफ चलाया और खूब खून बहाया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी गजनी लौट रहे थे, तब एक कट्टरपंथी मुसलमान ने गोरी को मार डाला।